मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सवाल समाज में पुलिस की भूमिका का नहीं है, केवल पूरी व्यवस्था का सवाल है। हमारी व्यवस्था जो पटरी से उतर गई है, उसको पटरी पर लाने में सबों के सहयोग और प्रयास की ज़रूरत है। केवल पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो आज बात बिहार के चर्चित हत्याकांड गोपाल खेमका की। मित्रों, आपको जैसा पता होगा 4 जुलाई को, शायद यही 4-5 दिन पहले, गोपाल खेमका जो एक बड़े व्यवसायी थे पटना के, जिनका जो अस्पताल के मालिक थे, दवा दुकान थी जिनकी, और कोई फैक्ट्री भी थी शायद उनको हाजीपुर में, या और भी कुछ कुछ काम था, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के सामने, अपार्टमेंट के सामने ही 11:30 बजे रात में उनकी हत्या कर दी गई थी। खैर, कल पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात आई, लोगों ने कहा कि नहीं, गुत्थी लगभग सुलझा ली गई है। मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया गया है और शूटर को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन हाँ, यह बात खुली रह गई, खुली छूट गई कि मोटिव क्या था हत्या का। बोले मोटिव भी लगता है ज़मीन का कारोबार है, उस पर भी हम लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे। जैसा कि लोगों ने बताया, डीजीपी साहब खुद थे, एडीजी हेडक्वार्टर थे, और डीआईजी थे पटना क्षेत्र के, और पटना के एसएसपी थे, आदि लोग थे। इस बीच एक और काम हुआ कि जो गिरफ्तार लोग हुए हैं, मास्टरमाइंड और शूटर तो हुए, उसके अलावा एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसको पकड़ा गया था, लेकिन वो भाग रहा था या जो भी हो, तो उसकी मुठभेड़ में मौत हो गई। उस व्यक्ति की भूमिका शायद इतनी ही थी कि शूटर पहले उसी व्यक्ति से को संपर्क किया था हथियार के लिए, फिर बाद में उसने उससे हथियार नहीं लिया। उस व्यक्ति की इतनी ही भूमिका थी, लेकिन उसकी जान चली गई। पता नहीं उसको मारने से पुलिस का, मुझे तो लगता है कि उसको मुठभेड़ में 5 गोली मारी गई। 1-2 गोली से ही काम चल जाता, किसी तरह वो घायल होकर के भाग नहीं पाता तो ही हो जाता काम, लेकिन 5 गोली मारी गई, वो मारा गया। उसके मारे जाने से मुझे लगता है केस का एक नुकसान तो हो गया। अगर वो रहता तो कम से कम यह बात तो वो बताता कि हाँ, इस शूटर ने हमसे संपर्क तो किया था हथियार के लिए, लेकिन हमसे लिया नहीं। अगर यही बात रिकॉर्ड पर आ जाती तो एक गवाही तो बढ़ती, एक एविडेंस तो बढ़ता कि हाँ, जो मारा है वो मारने के फिराक में तो था, इसी के लिए उसने राजा से संपर्क किया था। राजा उस व्यक्ति का नाम था जो मारा गया बेचारा। अब वो अपराधी था नहीं था ये मैं नहीं जानता। ऐसे लोग, पुलिस तो बोल रही है कि उसके खिलाफ 9 मामले दर्ज थे। ठीक है, अपराधी था, लेकिन इस केस में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका अभी तक अखबारों की खबर से आई नहीं है। पुलिस ने भी कुछ कहा नहीं है। इतनी ही खबर है कि उससे संपर्क किया था इस आदमी ने, शूटर उमेश यादव ने, हथियार के लिए, लेकिन बाद में उससे हथियार लिया नहीं। तो उसकी कोई प्रमुख भूमिका या प्रत्यक्ष भूमिका मुझे नहीं नज़र आती है। हो सकता है मेरी नज़र कमज़ोर हो, मेरी समझ कमज़ोर हो, मैं कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है। तो खैर, उसके मर जाने से मुझे लगता है कि केस का एक सबूत ही कमज़ोर हो गया। खैर चलिए, कोई बात नहीं, पुलिस है, अपना पुलिस का काम करेगी, सबूत जुटाएगी। लेकिन हमारी व्यवस्था कैसे काम करती है, ये एक वानगी है। अब उससे बड़ी वानगी मैं बताना चाहता हूँ। 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी, और उस हत्या में जो चारों आरोपी हैं, चारों जमानत पर हैं। एक तो मर भी चुका है, वो उसकी अलग कहानी है, हत्या हो गई। तो उस हत्या में 4 लोगों की जमानत कैसे हो गई? अगर ये हत्या, इसका मतलब केस में दम नहीं था, क्योंकि जमानत उसको, सबों को मिलती है, लेकिन उसको नहीं दी जाती है जिससे समाज को खतरा हो। अगर कोई हत्या का आरोपी है तो उससे तो समाज को खतरा है, गवाह को खतरा है, कंप्लेनेंट को खतरा था। कंप्लेनेंट उसमें शायद गोपाल खेमका जी थे जिनकी मौत हो गई, तो उनको खतरा था। तो जब उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, चारों को, पुलिस को जमानत का विरोध करना चाहिए था, और अगर मिल भी गई तो कैंसलेशन के लिए मूव करना चाहिए था।
अच्छा, कोई आई विटनेस तो जरूर होगा शायद, जैसा सुनने में आया कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर तो आई विटनेस होगा, तो आई विटनेस को खतरा हो सकता है। और जो मारा गया गोपाल खेमका, उसके परिवार को, लोगों को खतरा हो सकता है। तो जमानत का विरोध क्यों नहीं हुआ पुलिस के द्वारा, या जमानत कैंसिल क्यों नहीं कराया गया, या सही साक्ष्य नहीं दिए गए? तो व्यवस्था की भूमिका यही है कि पुलिस पकड़ तो लेती है तथाकथित अपराधी को, लेकिन साक्ष्य नहीं जुटा पाती है। जैसे गया में एक रोड रेज हुआ, आदित्य सचदेवा नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, आरोप लगा रॉकी यादव पर, जिनकी माताजी अभी एमएलए हैं बेलागंज से, और बाद उनको सजा भी हुई, लेकिन बाद में वो हाईकोर्ट से छूट गए। तो व्यवस्था ऐसे ही काम करती है। अभी कुछ दिन पहले एक इंडिगो के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या पटना में हुई थी, 2 साल हुआ होगा। तो उनकी हत्या हो गई, पहले तो कुछ पता नहीं चला, सीसीटीवी के आधार पर 4-5 लोगों को पकड़ा गया, आरोपित किया गया, आरोप पत्र दाखिल किया गया, लेकिन बाद में निचली अदालत से ही सब लोग छूट गए। तो ये व्यवस्था का दोष कहाँ से कैसे दूर होगा? पुलिस या तो सही आदमी को पकड़ नहीं पाती है, या पुलिस सही आदमी को पकड़ती है तो साक्ष्य नहीं जुटा पाती है, या साक्ष्य जब जुटता है तो उसको कोर्ट में सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाती है, या फिर जिसकी हत्या होती है और जो गवाह होते हैं उसके परिवार वाले, शिकायतकर्ता और गवाह, वे लोग चुस्ती से केस नहीं लड़ते हैं। यह भी हो सकता है। हो सकता है गोपाल खेमका जी ने भी, अब पता नहीं, इस मामले में भी गुंजन खेमका के मामले में हो सकता है कि केस चुस्ती से नहीं लड़ी गई है, तभी तो अभी तक केस लंबित ही है। अभी तक निचली अदालत में शायद एक हियरिंग हुई है 2022 में, अगली हियरिंग शायद 15 जुलाई को होने वाली है। अभी तो 18 में हत्या हुई और अभी तक निचली अदालत से फैसला ही नहीं हुआ। इसका मतलब केस में किसी को इंटरेस्ट नहीं है और चारे लोग जमानत पर छूट गए हैं। अगर यह मामला जमानत पर लोग नहीं छूटे होते और केस में हो सकता है ट्रायल होकर के सजा हो गई रहती, तो ऐसा भी हो सकता है आज गोपाल खेमका की हत्या की नौबत ना आती। ये सब मैं कयासबाजी कर रहा हूँ। ठीक है, मान लिया हत्या होती भी, लेकिन उन लोगों को सजा क्यों नहीं हुई आज तक? गुंजन खेमका के हत्यारों को 18 में हत्या हुई, आज 25 हो गए, 7 साल, कोई सजा नहीं हुई, कोई पकड़ा, मैंने सारे लोग जमानत पर हैं। एक खैर संजोग से वो मारा गया जो मुख्य आरोपी था, लेकिन 3 और आरोपी हैं। अकेले तो मर्डर किया नहीं होगा, या किया होगा तो वो बात हो जाए कि हाँ भाई वही एक आरोपी था, बकिया ये लोग उससे संबंध जान पहचान केवल था, तो ठीक है, केस खारिज हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये व्यवस्था हमारी ऐसी है कि कुछ हो, लगता है कि कुछ हो नहीं सकता है। अब जैसे एक मामला, बड़ा वीआईपी मामला था, माननीय विधायक थे, पूर्व विधायक आनंद सिंह जी, उनके घर से AK-47 बरामद हो गया, और बरामद हो गया, उनको सजा हो गई निचली अदालत से, हाई कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। तो ठीक है, तो फिर इसकी तो जांच होनी चाहिए कि AK-47 आया कहाँ से, AK-47 था किसका, उसको रखा किसने? क्योंकि AK-47 की बरामदगी तो हुई है, और अगर बरामदगी गलत हुई है तो किसने बरामदगी दिखाई, किसने AK-47 मिलने का आरोप लगाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये अपराध जो है केवल पुलिस के बस का नहीं है, ये पूरी व्यवस्था ही डिरेल हो गई लगती है। तो इसमें पुलिस, राजनीतिज्ञ, जनता, पीड़ित, सबों को जगने की जरूरत है। एक बात यह भी है कि बड़े बड़े जो मामले हैं, जहां हत्या आदि का, हत्या के खास करके जो मामले हैं, वहां जो पीड़ित पक्ष है वह भी लगता है भाग जाता है केस लड़ने से। ठीक है, केस तो सरकार को लड़ना है, लेकिन गवाही तो पीड़ित पक्ष को देनी है, गवाह तो उसे जुटाना है। अब वह हाजिरी पर भी नहीं जाएगा और केस में जल्दी त्वरित कार्रवाई की मांग भी नहीं करेगा, तो फिर होगा कैसे? अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय आपके साथ हुआ है, तो आप नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई पुलिस कितने दिन लड़ेगी? यह भी मामला है। मुझे ऐसा लगता है अब हत्या हुई और हत्या का गवाह भी है, लेकिन गवाह सोच रहा है भाई अपनी जान कौन गवाए, तब तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, हत्या होते रहेगी और गवाह अपनी जान बचाता रहेगा। तो ये सिलसिला रुकेगा कैसे? तो रुकेगा व्यवस्था में जूझने से, संघर्ष करने से और लड़ने से, और परिवर्तन के। नहीं लड़ेंगे तो ऐसे भी तो आपका नंबर आना है। कोई अपराधी है, अगर जैसे सैयद साहबुद्दीन के खिलाफ चंदा बाबू खड़े नहीं होते तो उसको सजा नहीं होती। खड़ा हुआ वो व्यक्ति, पूरा परिवार गंवाया, तभी तो उसकी सजा हुई। नहीं तो चंदा बाबू जैसे ऐसे कितने लोग सिवान में और कुछ होता।
या जो भी अन्य चंदा बाबू के केस में उसको सजा हुई या किसी और केस में पता हुई सजा पता नहीं, लेकिन सजा हुई। तो कोई तो खड़ा हुआ, कोई तो गवाही देने गया, या पुलिस ने ही गवाह को, पुलिस ने ही साक्ष्य जुटाए, तभी तो हुआ। तो व्यवस्था का दोष है। पूरी व्यवस्था में लोगों, जो भी कड़ी है, हर कड़ी को टाइट करने की जरूरत है। चाहे पुलिस वाली कड़ी हो, एडवोकेट वाली कड़ी हो। ऐसा नहीं कि एडवोकेट ही सही से बहस न करें, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कि गोपाल खेमका के केस में सही बहस नहीं हुई और सही आरोप पत्र या सही गवाही नहीं हुई, तो जमानत हो गई। तो सच्चाई क्या है? लेकिन ये बात तो है, क्योंकि कई मामलों में आरोप लगते हैं, निचली अदालत से सजा होती है, ऊपर जाते जाते छूट जाती है। आखिर रितेश जो इंडिगो के मैनेजर थे या इंडिगो में कोई एग्जीक्यूटिव थे, उनकी हत्या तो हुई, मारा किसने? सवाल यह है। आदित्य सचदेवा जो था, गया में जो रोड रेज में जिसकी हत्या हुई, हत्या तो हुई, मारा तो गया, लेकिन कौन मारा ये पता ही नहीं चला। तो ये क्या, किसी ने देखा नहीं, किसी ने कोई एविडेंस छोड़ा नहीं। तो ये समस्या इस बात की है। इसलिए व्यवस्था में आपकी भी कोई भूमिका है, हर आदमी की भूमिका है। आप वोट भी देते हैं तो उसमें भी भूमिका है, आप सड़क पर खड़े हैं तो इसमें भी भूमिका है। अगर आपके मोहल्ले में कोई अपराधी है और पुलिस पूछने आए और आप बताएं ही ना कि नहीं मैं तो उसको नहीं जानता, तो फिर अगर जानते हैं तब तो बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो फिर आपका नंबर भी आएगा। तो डर डर कर कितना दिन जिएंगे? तो भगत सिंह और महात्मा गांधी और खुदीराम बोस का माला जपने से तो काम चलेगा नहीं। समाज में सच्चाई के खिलाफ के पक्ष में खड़ा होना तो रोज की जरूरत है। ये 1947 के पहले ऐसा नहीं था कि सच्चाई के लिए लड़ने की जरूरत थी, और 1947 के बाद सच्चाई के विरुद्ध, सच्चाई के पक्ष में लड़ने की जरूरत नहीं है। सच्चाई के पक्ष में लड़ने की जरूरत प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति दिन, प्रति जीवन है। तो व्यवस्था परिवर्तन की सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों की, पुलिस ने ये काम नहीं किया और सर्किल ऑफिसर ने ये काम नहीं किया, दरोगा जी ने ये काम नहीं किया, और दरोगा जी ने नहीं काम किया तो डीएसपी से मिलिए, डीएसपी ने नहीं काम किया तो एसपी से मिलिए, एसपी ने नहीं काम किया तो सीनियर एसपी से मिलिए, आईजी से मिलिए, डीआईजी से मिलिए, मंत्री से मिलिए, नहीं हो तो जाकर के कोर्ट में खड़े होइए कि हुजूर पुलिस सुन नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुनेगा। तो व्यवस्था परिवर्तन और व्यवस्था का बेहतरीकरण करने के लिए आपको भी कदम उठाना होगा, हाथ उठाना होगा, आंख खोलना होगा। तो मित्रों, मेरा भाषण थोड़ा ज़्यादा उपदेशकारी हो गया लगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और आप जो भी समझें आप अपनी राय दें, कमेंट करें, बताएं। जैसे एक और छोटा सा मामला ले लीजिए, सहारा में आपके पैसे हैं बचे हुए, नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आपने अपने सांसद को, अपने मुख्यमंत्री को या अपने प्रधानमंत्री को कोई चिट्ठी लिखी कि मेरा इतना इतना पैसा बकाया है, आज तक नहीं मिला? ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वकील खड़े नहीं कर सकते हैं, एक चिट्ठी तो लिख सकते हैं। 50 रुपया खर्च होगा स्पीड पोस्ट भेजने में। आप खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते, किसी कोई आदमी आपके आसपास लिखने वाला नहीं है। अगर सहारा के पैसे वापस करने के लिए आपको किसी को चिट्ठी लिखने की ज़रूरत हो, तो अगर मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं तो मुझसे संपर्क करिए। मैं आपके लिए हिंदी या अंग्रेजी में जैसे कहेंगे चिट्ठी लिख दूंगा, दस्तखत आपको करना है कि हाँ भाई मेरे पैसे इतने बकाया है, कुछ इंतजाम हो। तो मित्रों, व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर आप व्यवस्था से खुश नहीं हैं, अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो प्रयास करिए। तो मित्रों, आज यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। मेरे वीडियो पर आपकी राय कुछ आए, आपकी कमेंट मुझे मिले, जिससे मेरा मार्गदर्शन हो, मेरा ज्ञानवर्धन हो, मेरा भी बेहतरीकरण हो, मेरा भी सुधार हो, आपका भी हो। धन्यवाद।